हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपका हिंदी गुलमोहर व्याकरण वाटिका का चैप्टर नंबर 9 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां, नाउन एंड इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज। अब संज्ञा, पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे संज्ञा क्या है। अब दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी कार से दिल्ली के चिड़ियाघर गया। सुरेश नहीं आ पाया, इसलिए दीपक को बहुत दुख हुआ। चिड़ियाघर में उन्होंने पिंजड़े में बंद शेर, भालू, जिराफ आदि अनेक जानवर देखे। उन्हें चिड़ियाघर में बहुत आनंद आया। ऊपर के वाक्यों में कुछ प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं, मनोभावों के नामों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो भी हमारे हाइलाइटेड वर्ड्स है जैसे दीपक, दोस्तों, दिल्ली, चिड़ियाघर, ये सब जो ब्लू में लिखे हुए हैं, ये सब कुछ नाम है। अब किस चीजों के नाम है या प्राणियों के नाम है या स्थानों के नाम है, इनके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे प्राणियों के नाम इस पैसेज में कि कौन कौन से प्राणियों के नाम है। एक हुआ दीपक, दूसरा हुआ हमारा सुरेश, तीसरा हुआ हमारा शेर, भालू, जिराफ, जानवर। ये सब हमारे हुए प्राणियों के नाम। अब स्थानों के नाम दिल्ली और चिड़ियाघर। वस्तुओं के नाम कार और पिंजरा। मनोभावों के नाम मतलब इमोशंस, जो आपके इमोशंस है या मनोभाव है, उनके नाम क्या है इस पैसेज में? दुख और आनंद। अर्थात ये सभी शब्द किसी न किसी नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। नाम का पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। तो हम क्या जानते हैं संज्ञा के बारे में? कि नाम जो है उसका पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। ये हमें ध्यान में रखना है। नाम का पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। अतः ध्यान रखिए, संसार में जितने भी नाम हैं वे सब संज्ञा कहलाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। तो किसी भी प्राणी, ध्यान से सुनिए बच्चों, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। एनी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन एक्सेट्रा, जो भी उनके नाम का परिचय कराता है, वैसे शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कुछ भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद इस प्रकार किए जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं। एक है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे व्यक्तिवाचक में व्यक्ति के ऊपर, जातिवाचक में जाति के ऊपर, भाववाचक में भाव के ऊपर। व्यक्ति मतलब कौन से कैटेगरी ऑफ आइदर एनिमल या वेदर कोई पर्सन है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक मतलब कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। भाववाचक मतलब कोई मनोभाव या इमोशन कैसा है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा का प्रथम भेद है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी संज्ञा शब्द या कोई भी नाम किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, वस्तु या स्थान, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, वो शब्द हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे व्यक्तियों के नाम: सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, सलमान खान, राम रहीम, अमिताभ बच्चन आदि। ये हुए हमारे व्यक्तियों के नाम। व्यक्तिवाचक और क्या कहते हैं? आइदर व्यक्तियों के नाम,
जो हमने अभी पढ़े, या कोई वस्तुओं के नाम, वस्तुओं में जैसे कोई पुस्तक का नाम जैसे महाभारत, रामचरितमानस या सुदर्शन चक्र या ताजमहल, फिर प्राणियों के नाम और लास्ट में स्थानों के नाम। अब ये सब जो है आपके आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो है हमारा दूसरा भेद है संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है, जैसे राम, सुरेश, अमित, मीरा आदि मनुष्य है। कामधेनु या एरावत प्राणी या जानवर है। ताजमहल, कुतुब मीनार इमारतें हैं। गांधी धनुष है। गंगा यमुना नदियां हैं। तो ये सब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या जाति को बिलोंग करते हैं। गांधी धनुष है, गंगा यमुना नदियां है। इस तरह मनुष्य, जानवर, इमारतें, नदियां, धनुष, कुर्सी, मेज, रेडियो, टीवी आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अतः जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा शब्द के दो उपभेद किए जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। एक है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब आपका ग्रुप। अब पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। इस वर्ग में द्रव्य पदार्थ आते हैं। इसमें क्या आते हैं, द्रव्य पदार्थ आते हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, अनाज, प्लास्टिक, लकड़ी, घी, तेल, दूध, दही आदि। तो इन सब चीजों से कुछ ना कुछ वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो उन सब द्रव्य पदार्थ इस उपभेद में आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि हमारी जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद है। दूसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा या समूह, जो कि ग्रुप या समुदाय का बोध कराने वाला शब्द हमारा समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, पुलिस, सेना, परिवार, ये सब एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन जो है वो पुलिस के नीचे आते हैं। अब सेना में जितने भी हमारे सैनिक है वो सेना के समूह में आते हैं। परिवार के जितने सदस्य हैं वो परिवार वाले समूह में आते हैं। ऐसे ही ये सब हम समूह का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम कौन सी संज्ञा बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तीसरा जो संज्ञा का भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। दे बेसिकली शो डिफरेंट इमोशंस ऑफ द पर्सन, या व्यक्ति के कोई भी गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपके डेफिनेशंस में आ सकता है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप ये डिटेल में लिखिए। जैसे इसके उदाहरण है बुढ़ापा, क्रोध, मोटापा। अब अन्य भाववाचक संज्ञा शब्द जैसे प्रेम, डर, क्रोध, भय, दया, सत्य, धर्म, घृणा, सुख, दुख, मृत्यु, जन्म, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई आदि। अब भाववाचक संज्ञा जो है ये कुछ सिमिलर है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ इंग्लिश के ग्रामर के। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना हमें क्या बताता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा सेवक से हमें भाववाचक संज्ञा मिला सेवा। वैसे ही प्रभु जो कि हमारा जातिवाचक संज्ञा है उससे हमें मिलता है प्रभुत्व या प्रभुता। वैसे ही दोस्त से दोस्ती, मानव से मानवता, चोर से
चोरी। इन सबको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम जो आपके इंग्लिश के प्रोनाउंस है उनसे हम कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम मम से बनेगा आपका ममता, सर्वनाम अह से बनेगा अहंकार, ये अनुस्वार लगता है इसमें। सर्वनाम अपना से बनेगा आपका अपनापन या अपनत्व, निज से बनेगा निजता या निजत्व। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या क्या है, जैसे आपका सफेद से आया सफेदी, मीठा से आया मिठास, मोटा से आया मोटापा, आपका आया सुंदर से सुंदरता, ये सब आपके इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। गर्म से आया गर्मी, खट्टा से खटास, ठंडा से ठंडक, अच्छा से अच्छाई। अब बच्चों आप ध्यान से इन सबको बार बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि कौन से विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। अब चौथा जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया जो है आपका वर्ब है जो एक एक्शन वर्ड है, तो मिलना से आएगा आपका भाववाचक मिलावट। क्रिया पढ़ना से आएगा पढ़ाई, क्रिया खोदना से आएगा खुदाई, क्रिया सिलना से आएगा सिलाई। ध्यान से बार बार पढ़िए, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। हंसना से आएगा हंसी, जीतना जीत, लिखना लेख, हारना हार। संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां, मतलब हम संज्ञा को किस बेसिस पे और डिवाइड कर सकते हैं, हम उसकी कोटियां कितने तौर से बना सकते हैं। एक तो आपका है लिंग, दूसरा है आपका वचन और कारक। कारक मतलब केस जो है आपका इंग्लिश में, वचन मतलब आपका सिंगुलर या प्लूरल, लिंग मतलब आपका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अब पहले हम पढ़ेंगे लिंग या जेंडर क्या है। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है, आप बोलेंगे चिन्ह या पहचान का साधन। क्या पहचानेंगे, आइदर वह संज्ञा आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब संज्ञा के जिस रूप से यह पहचान हो, यह पता चलेगी कि वह संज्ञा सिर्फ पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का। व्याकरण में उस रूप को हम क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार, अब संस्कृत में 3 लिंग थे जबकि हिंदी में 2 ही लिंग है। हिंदी के 2 लिंग क्या है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग लिंग। अब पहला हम पढ़ेंगे पुल्लिंग और दूसरा हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है उसे पुल्लिंग कहेंगे, जैसे मोर, आदमी, शेर आदि। स्त्रीलिंग क्या है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द स्त्री वर्ग का है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोर का हो गया मोरनी, आदमी का हो गया औरत और शेर का हो गया शेरनी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे लड़का का स्त्रीलिंग हुआ लड़की, घोड़ा का हुआ घोड़ी, चूहा का हुआ चूहिया और खिड़की का हुआ दरवाजा। अब संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण, अब कैसे हम संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। जीवित प्राणियों की तुलना में निर्जीव वस्तुओं के लिंग को पहचानना कठिन होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू मेल या फीमेल, लेकिन निर्जीव वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग्स के लिंग को कैसे पहचानेंगी, उन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है या कठिन है। अब अन्य शब्दों की तरह निर्जीव वस्तुओं के लिंग भी मातृभाषा भाषियों द्वारा तय कर दिए जाते हैं। तो मातृभाषा भाषियों द्वारा तय किए जाते हैं और उन्हें प्रयोग से ही सीखा जा सकता है। जैसे जैसे हम इनको यूज करेंगे वैसे हम जान सकेंगे कि जो हमारे निर्जीव वस्तुएं हैं उनका लिंग क्या हो सकता है। जैसे हिंदी में दरवाजा, कमरा, पंखा, ताला, आलू, सेब आदि अप्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग है,
ठीक है। ये अप्राणीवाचक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब हमारे पुल्लिंग है। ये कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स है जो कि हमारे पुल्लिंग है। तो माला, कुर्सी, मेज, तवा, चम्मच आदि शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। ये कैसे हम जानेंगे? अपनी मातृभाषाओं के द्वारा, और हमें इनको प्रयोग करके ही सीखा जा सकता है। हाँ, हिंदी में बहुत से संज्ञा शब्द के लिंग का निर्धारण प्राय उनके सेक्स के आधार पर किया जाता है। जैसे देव देवी, बूढ़ा बुढ़िया, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची आदि। पर ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनमें सेक्स के आधार पर अंतर करना संभव नहीं होता। जैसे कौवा। अब हम कैसे पहचान लेंगे? कौवा कौवी तो नहीं होता, कोयल कोयला तो नहीं होता, मक्खा मक्खी नहीं होती, लोमड़ी लोमड़ा नहीं होता। ऐसे शब्दों के प्राय मतलब उनसे पहले ऐसे शब्दों के प्राय नर या मादा शब्द जोड़कर अंतर किया जाता है। जैसे नर कोयल, मादा कोयल। नर कोयल मतलब पुल्लिंग, मतलब वो मेल कोयल है। मादा कोयल मतलब फेमिनाइन कोयल। नर कौवा, मादा कौवा आदि। अब कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में आते हैं। जैसे मंत्री। अब मंत्री जो है आपका फीमेल मंत्री भी हो सकता है एंड मेल मंत्री भी हो सकता है। डॉक्टर जो है फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है और मेल डॉक्टर भी हो सकता है। वैसे ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर आदि आपको इस संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग दोनों लिंगों में होते हैं। ऐसे शब्दों को अभयलिंगी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उभयलिंगी कौन होते हैं, तो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। और उदाहरण के तौर पे आप लिखेंगे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति आदि। तो ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहा जाता है, आप आंसर में लिखेंगे। इस तरह के शब्दों को भी वाक्य प्रयोग के आधार पर अभ्यास करें। जैसे पुल्लिंग में देखें, मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगे। यहाँ पर मंत्री जी जाएंगे मतलब ये पुल्लिंग मंत्री है। मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगी मतलब स्त्रीलिंग। डॉक्टर मरीज को देखने गए हैं, गए हैं। ठीक है, तो ये गए हैं जो है आपका बताता है कि वो जो डॉक्टर है आपका पुल्लिंग है। डॉक्टर मरीज को देखने गई है, गई है, ये हमें बताता है कि आपके डॉक्टर स्त्रीलिंग डॉक्टर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लिंग संज्ञा का गुण है। लिंग क्या है? संज्ञा का गुण है। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। हिंदी में लिंग के नियम स्पष्ट नहीं है, अतः विद्यार्थी जब भी कोई नया संज्ञा शब्द सीखे, उसके साथ ही उस शब्द का लिंग अध्यापक से अवश्य पूछ ले और उसे अच्छी तरह रट ले। आपको लिंगों को रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यह कार्य विशेष रूप से हिंदी कर प्रदर्शनों में बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है। ठीक है, ये हमने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा है। अभी हम इसको हिंदी व्याकरण में करेंगे। अब प्रत्यय मतलब हम जब ई जो है आपका प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग चाचा बन जाएगा चाची स्त्रीलिंग। लड़का बन जाता है लड़की। घोड़ा बन जाता है घोड़ी। तो ऐसे हम जब प्रत्यय ई जोड़ेंगे पुल्लिंग में तो वो क्या बन जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुर्गा वैसे बन जाएगा मुर्गी, बकरा बन जाएगा बकरी, नाना बन जाएगा नानी। तो ये कुछ नियम है हमारे, इसको हमें याद रखने होंगे, रखने होंगे। अब जब हम इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदलाव आता है, देखिए। जो बूढ़ा है वो बन जाता है स्त्रीलिंग में बुढ़िया। यहाँ पर बूढ़ा में हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ा? किया। अब गुड्डा बन जाता है बुढ़िया। आप जरा स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दीजिए जब पढ़ रहे हैं। डिब्बा बन जाएगा डिबिया। वैसे ही चूहा बन जाएगा चूहिया।
स्पेलिंग्स में ध्यान दीजिए, जब पुल्लिंग में चूहा बड़ी यू की मात्रा है, जब स्त्रीलिंग में आएगा तो छोटी यू की मात्रा लग जाता है। वैसे ही कुत्ता बन जाएगा कुतिया और बंदर बन जाएगा बंदरिया। इन सब में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया बच्चों? हमने इया प्रत्यय लगाया। क्यों लगाया? ताकि हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सके नियम के अनुसार। अब हम लगाएंगे आनी या आणी प्रत्यय जोड़कर, जैसे नौकर नौकरानी, क्षत्रिय क्षत्राणी, देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी। इनमें हमने आनी या आणी प्रत्यय जोड़ा, इसको भी आपको रटना होगा। नेक्स्ट है आइन प्रत्यय जोड़कर, पंडित पंडिताइन, लाला ललायन, ठाकुर ठकुराइन, हलवाई हलवाइन। आप प्रत्येक चैप्टर को भी ध्यान से पहले पढ़िए, तब आपको ये समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। नी प्रत्यय जोड़कर जाट जाटनी, सिंह सिंघनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी। इन प्रत्यय जोड़कर वाला वालिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, तेली तेली। इन्हीं प्रत्यय जोड़कर तपस्वी तपस्विनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, हंस हंसिनी, अभिमानी अभिमानिनी। इका प्रत्यय जोड़कर सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका आदि। अब वैसे ही मति मति प्रत्यय जोड़कर बुद्धिमान बन जाता है बुद्धिमती, पुत्रवान बन जाता है पुत्रवती। अब ये जितने भी दिए गए हैं आपको इन सबको रटना होगा। रोज इस चार्ट को आप देखिए, एग्जाम के टाइम पे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अब ये पूरा चार्ट आप ध्यान से रोज उसको पढ़िए। एक चीज मैं बता दूं, 11 नंबर देखिए, मूल पुल्लिंग या मूल स्त्रीलिंग शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़ दो। अब देखिए, जैसे खरगोश आपका बन जाता है मादा खरगोश, वैसे ही भालू बन जाता है मादा भालू, कौवा बन जाता है मादा कौवा। वैसे ही छिपकली कोयल और मक्खी का आप जान सकते हैं कि जो मूल स्त्रीलिंग है छिपकली कोयल मक्खी, ये सब स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग में ये बन जाएंगे नर छिपकली, नर कोयल और नर मक्खी। ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब मूल स्त्रीलिंग शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द, जैसे मौसी मौसा, बहन बहनोई, ननद नंदोई या नंदोई, जीजी जीजा, ये सब आपको रखने होंगे। वैसे ही भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द, राजा रानी, फूफा का बुआ, बैल का गाय, कवि का कवयत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 13, क्योंकि ये भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द है जिनमें कोई प्रत्यय या कुछ जोड़कर नर मादा ऐसे शब्द नहीं जोड़ते हैं, ये पूरा अलग ही होते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप अच्छे से इनको रटिए। रोज एक बार आप एक पेज पलट के आप देखिए, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे रोज देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आता रहेगा। तो रोज एक बार पेज पलट के जरूर देखिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको आसानी रहे। अब ध्यान रखिए, हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग आपका कोयल, मछली, मक्खी, छिपकली, मैना। पुल्लिंग भालू, तोता, मगरमच्छ, खरगोश, मच्छर, गेंडा, पक्षी आदि। ऐसे शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़कर लिंग बदला जाता है। अब कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी है जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि, जो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वचन या नंबर के बारे में। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक इकाइयों के रूप। नंबर जो है एक इकाई अथवा अनेक इकाइयों के रूप में हमें पता चल सकता है कि वो संज्ञा शब्द कैसा है। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संज्ञा सर्वनाम की संख्या एक है अथवा अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा वचन क्या है, तो आप ये डेफिनेशन लिखिएगा। वचन के कितने प्रकार है? हिंदी में संज्ञा शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं। एक है आपका एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। एक वचन जहां किसी संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता हो। जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहां वह शब्द एक वचन में होता है।
जैसे मेज, किताब, माला, केला, संतरा, पुस्तक आदि। बहुवचन जहाँ किसी संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहाँ वह शब्द बहुवचन में होता है। जैसे मेज बन गया मेजे, किताबें, मालाएं, केले, संतरे, पुस्तकें आदि। अब इसका अर्थ है कि अधिकतर संज्ञा शब्द के एक वचन एवं बहुवचन रूप होते हैं। जैसे लड़का का बहुवचन है लड़के, कुत्ता का कुत्ते, चिड़िया का चिड़िया, कुर्सी कुर्सियां। वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग है, जो कि हमने पढ़ा, तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अलग है। यदि संज्ञा नाउन के लिंग जेंडर का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं है। इसीलिए पहले हमने संज्ञा में क्या पढ़ा, लिंग पढ़ा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के नियम पढ़े, कौन से प्रत्यय जुड़कर क्या बदलाव लाते हैं, तभी हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। संज्ञा के लिंग की जानकारी के बाद एक वचन से बहुवचन निम्नलिखित 3 चरणों में बताए। चरण 1, सभी संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 अलग अलग वर्गों में बांट लें। अब इन शब्दों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुनः 2 वर्गों में बांट लें। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, आकारत शब्द, अन्य शब्द। अब देखिए, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द हमने इनको डिवाइड किया, कुत्ता, कान, लड़का, घोड़ा, थैला, पानी, पति, साधु। वैसे स्त्रीलिंग में नारी, आंख, माला, महिला, गति, चूड़िया, वधु, बहु। चरण 2 में हमने क्या किया, इन शब्दों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुनः 2 वर्गों में बांट लीजिए। पुनः 2 मतलब लड़का, घोड़ा, कुत्ता, थैला एक में आएगा, आकारत जिसमें आ की मात्रा लगी है, और अन्य शब्द हम लिखेंगे जो आ की मात्रा आकारत शब्द नहीं है। अब वैसे ही स्त्रीलिंग का भी हम जिनमें ई की मात्रा लगी है, जैसे नारी, गति, चूड़िया, दवाई, इन सब में इकार ई की मात्रा या इकारांत इत्यांत शब्द है, और बाकी अन्य शब्द रखेंगे। तो ऐसे हम डिवाइड करेंगे, इन्हीं सब शब्दों को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, और फिर पुल्लिंग का भी आकार के आधार पर और या मात्रा के आधार पर डिवाइड करेंगे, स्त्रीलिंग को भी वैसे मात्रा के हिसाब से डिवाइड करेंगे। चरण 3 में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अब इन शब्दों के बहुवचन कोष्टक में दिए गए नियमों के आधार पर बनाएंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द में आकारात शब्द ए प्रत्यय जोड़े, लड़का धन ए लड़के, कुत्ता धन ए कुत्ते, घोड़ा धन ए घोड़े, थैला धन ए थैले। वैसे ही बाकी जो अन्य शब्द शून्य प्रत्यय जोड़े, पानी धन शून्य पानी ही रहेगा, कान का कान ही रहेगा, पति का पति ही रहेगा, और साधु का साधु ही रहेगा। अब स्त्रीलिंग का भी वैसे हम देख लेंगे। अब वचन परिवर्तन के उदाहरण, वैसे ही जैसे हमने लिंग में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर वचन परिवर्तन ए प्रत्यय जोड़कर बच्चा हो गया बच्चे, छाता हो गया छाते। बाकी का एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देखिएगा। वैसे ही ए प्रत्यय जोड़कर क्या क्या होता है, आ प्रत्यय जोड़कर क्या होता है, समूहवाची शब्द जोड़कर क्या होता है। जैसे कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जैसे लोग, गुण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे नेता बन गया आपका नेता गण, मजदूर बन गया आपका मजदूर लोग, यह इंपॉर्टेंट है। पक्षी बन गया आपका पक्षी वृंद, अधिकारी बन गया आपका अधिकारी वर्ग, लेखक बन गया लेखक गण, और सभ्य बन गया सभ्य लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको रटना होगा। ध्यान रखिए, हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, बाल, समाचार, और हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, भय, डर, क्षमा, प्रेम, वर्षा, हवा। अब हम पढ़ेंगे कारक, या जो आपका इंग्लिश में केस है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप
जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। यह जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है। जैसे कारक भेद प्रभेद। वाक्य में संज्ञाओं और क्रियाओं के संबंध को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारकों के कितने भेद किए हैं? 6 भेद किए हैं। एक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठा है आपका अधिकरण कारक। कर्ता कारक वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करता है, जो क्रिया को पूरा करने का काम करता है। कर्म कारक वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो। करण कारक वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करती हो। संप्रदान कारक जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती हो। उपादान क्रिया जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता हो। अधिकरण कारक जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो। आगे चलकर इस सूची में 2 नाम और जुड़ दिए गए। संबंध कारक 2 संज्ञों के बीच का संबंध और संबोधन कारक वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया गया हो। अब इन सभी कारकों तथा उनके कार्य के चिन्हों के बारे में हम विस्तार से दूसरे वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे। अब तक के लिए यहाँ पर हम ये क्लास को एंड करते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो हम जिसमें कारक को अच्छे से समझेंगे, उसके लिए आप जरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। इफ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इफ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।